चलिए let's start. So in the earlier classes we discussed about the classification of biological molecules. हमने carbohydrates का subsection पूरा complete कर लिया था. We started with the subsection on lipids. Today I'll finish the subsection on lipids. छोटा सा है, हमने कल एक class थी, आज हम like पूरा theory खत्म कर लेंगे, and in tomorrow's class I'll get a few past paper questions that you get on the subsection on lipids. Okay, so this was the last slide that we had in the last class. जब हमने phospholipid का structure पढ़ा था ना, I told you that phospholipid is a very unique lipid in terms of its structure, because phospholipid जो होता है ना, उसके पास एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और पोलर ग्रुप होता है. ठीक है, दैट्स द वाटर लविंग पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं, पोलर पार्ट भी बोलते हैं. लाइक जब भी टर्म सुनो, पोलर, हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्युबल, सिनोनिमस टर्म है. और फिर आपके पास होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि फैटी एसिड टेल से बना होता है. लाइक जब भी तुम टर्म सुनो, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, वाटर इनसॉल्युबल, तो ये क्या होती हैं, सिनोनिमस टर्म्स होती हैं. तो द फैटी एसिड्स मेक अप व्हाट, मेक अप द हाइड्रोफोबिक पार्ट. जो ये फॉस्फेट ग्रुप और पोलर ग्रुप होते हैं, दे कलेक्टिवली मेक अप व्हाट, मेक अप द हाइड्रोफिलिक पार्ट. तो जब भी हम फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लाइक तो हम इस तरह जो है वो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं with the hydrophilic head and the fatty acid tails. Please remember that this is the way that it's represented like in your exams too. आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना हो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, सिंस दे हैव अ वेरी वो यूनिक नेचर इन टर्म्स ऑफ हैविंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टी वाइज रीजन, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हम कभी कभी बोलते हैं जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है उनकी एम्फीपैथिक नेचर है. क्या है? एम्फीपैथिक नेचर है. क्या है? एम्फीपैथिक नेचर. तुम इसको इससे याद कर लो, जैसे वो नहीं पढ़ते हैं एम्फिबियंस, तुम पढ़ते हो जो लैंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि लाइक इसके पास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों के होते हैं, पार्ट्स होते हैं. हम हाइड्रोफिलिक हेड को हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड भी बोलते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स को हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स भी बोलते हैं. So please remember that whenever you talk about the structure of the phospholipid, a phospholipid will be composed of two fatty acids connected to what? Connected to the glycerol molecule, and what? And a phosphate group and a polar group that is connected to what? Connected to the glycerol molecule. Phosphate और polar group collectively hydrophilic region हो जाता है, और जो fatty acid tails होती हैं वो क्या बन जाता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट बन जाता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो चीजें मैंने लोगों ने कल लाइक वर्बली मैंने बनाई थी वो सब आगे लिखी हैं. लेट्स गो थ्रू देम फॉर रीइंफोर्समेंट एंड देन मूव forward in this subtopic. A phospholipid is a modified lipid with a glycerol molecule combined with two fatty acids and a phosphate plus polar group. Please remember phosphate खुद भी polar होता है. ठीक है ना, phosphate भी water loving होता है और ये polar group भी क्या होता है, water loving group होता है. तो इस पूरे को हम हाइड्रोफिलिक हेड के फॉर्म में या पोलर हेड के फॉर्म में शो कर लेते हैं, और ये जो दो फैटी एसिड टेल्स होती हैं इसको हम जो है वो क्या नाम है, जो दो आपके पास ये टेल्स नजर आती हैं इनको हम हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर रीजन बोलते हैं. इसमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, फैटी एसिड का पूरा जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है वो होता है, इसलिए इट्स सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी non-polar in nature. Phosphorus molecules have a water-soluble and a water-insoluble part. Therefore, they are said to be what? Amphipathic in nature. That's a new term for you. Just remember that amphipathic का मतलब होता है कि इसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स होते हैं. नहीं, वाटर-soluble पार्ट को वाटर लविंग पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, पोलर पार्ट, ये सब बोलते हैं. प्लीज मेक श्योर ये टर्म्स तुम लोग अपने ध्यान में रखो, बिकॉज ये इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं एग्जाम में. सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज कि या पोलर था या हाइड्रोफिलिक था या वाटर सॉल्युबल था, तीनों एक ही चीज होती है. नहीं, लाइकवाइज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट को आप नॉन पोलर भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं. दीस आर ऑल व्हाट? सिनोनिमस टर्म्स. फॉस्फोलिपिड्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है? दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ all the membranes that you know of. एक जो होती है, why am I saying all the membranes? because सिर्फ सेल सरफेस मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनकी भी मेम्ब्रेन्स होती है ना. जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप होता है, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी की मेम्ब्रेन होती है, आरईआर की होती है, एसईआर की होती है, वेसिकल्स जो होते हैं उनकी होती है, वैक्यूल की टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है. जितनी भी मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं ना वो सेल सरफेस की हो या सेल के अंदर वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स हो. प्लीज रिमेंबर वो सब की सब मेम्ब्रेन्स का मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होता है. और ये तुम्हारे पास एक पूरा चैप्टर है जो कि इसके लिए डेडिकेटेड है, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए. वी विल डिस्कस हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द मेम्ब्रेन, बिकॉज अभी तो मैं तुम्हें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बताया ना कि ये मेम्ब्रेन बनाते हैं, बट अगर मैं बोलूँगा मेम्ब्रेन के अंदर जूम करो और मुझे दिखाओ भाई ये फॉस्फोलिपिड्स किस तरह ऑर्गेनाइज हैं, तो प्लीज रिमेंबर दैट फॉस्फोलिपिड्स एक बहुत ही खास तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक क्या नाम है, इन द सेल मेम्ब्रेन. और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तुम चैप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे. सो प्लीज रिमेंबर दैट फॉस्फोलिपिड्स का तुम अभी से क्या याद रखोगे? दैट फॉस्फोलिपिड्स आर यूज्ड टू व्हाट? दे आर यूज्ड टू build up the membranes on the surface of the cell as well as within the cell. How are they used to make these membranes? वो तुम चैप्टर में पढ़ोगे, लाइक वो हमने नहीं अभी किया. लाइक
तो अगर कहीं भी तुम देखो ना पास पेपर खोल के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, इग्नोर दैट, लाइक यू नॉट सपोज टू नो दैट फॉर नाउ। जब 4th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, विल बी फोकसिंग ऑन दैट इन डिटेल एज पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। बस जस्ट रिमेंबर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको इतना पता होना चाहिए कि phospholipids are used to what? They are used to build the cell surface membrane and the membranes within the cell. We now move on towards the next subtopic in lipids, which is respiration of lipids. Before I start this topic, मैं चाहूँगा तुम्हें ये पता हो कि हमारी बॉडी जो होती है ना वो रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट सबस्ट्रेट्स यूज़ कर सकती है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेशन अंडरगो नहीं करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के पास एबिलिटी होती है कि अगर वो रेस्पायर करना चाहे तो वो लिपिड्स को भी रेस्पायर कर सकती है, अगर रेस्पायर करना चाहे तो प्रोटीन्स को भी रेस्पायर कर सकती है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वी कैन सबडिवाइड दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इनटू व्हाट? इनटू 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपको पता ही होता है बिकॉज आप नॉर्मली जब ओ लेवल्स के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है ना, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी जो होती है वो लिपिड्स को भी रेस्पायर कर सकती है, और हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन्स को भी क्या कर सकती है? रेस्पायर कर सकती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में ना एक इंटरनली कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि कौन सी चीज़ प्रेफरेंशियली रेस्पायर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, तो ज़्यादातर जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं दे आर ट्यून्ड इन सच अ वे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफरेंस देते हैं, उनको पहले रेस्पायर करते हैं। लेट्स से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल खत्म हो जाए और सेल्स को तो एनर्जी बनानी होगी ना अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए, एक्टिव ट्रांसफॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको जैसी बात है सेल्स को अगर बिल्कुल कार्ब्स नहीं मिलेंगे तो सेल्स फिर अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जाएगी, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। और अगर बॉडी में लिपिड्स भी खत्म हो जाएंगे ना, आप बिल्कुल भूखे हो गए फुल टाइम, खाया नहीं मतलब कि 2 साल से कुछ भी ना कार्ब खाया ना कोई फैट खाया, तो फिर बॉडी होती है, सेल्स होते हैं लालची, ठीक है ना, उनको चाहिए होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, वो बोलते हैं क्या तोड़ें क्या तोड़ें क्या तोड़ें, तो ना कार्ब्स होते हैं ना लिपिड्स होते हैं, तब बॉडी जो है ना वो आपके क्या तोड़ना शुरू कर देती है? प्रोटीन तोड़ना शुरू कर देती है। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मास दैट वी हैव इन आवर बॉडी ना, लाइक एक तो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं और दूसरा हमारी होती हैं मस्कुलर प्रोटीन्स। तो या मसल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब भी वो आपने देखा होगा जो आपने जनरलाइज स्टार्वेशन अपने ओले में पढ़ा होगा ना, हड्डियाँ नजर आना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज मसल्स जो है ना स्टार्वेशन में इवेंचुअली जो मसल प्रोटीन होती है उसका भी ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट बॉडी के पास एबिलिटी होती है to use any of these as respiratory substrate. It depends on which ones are available. If all 3 are available, preferentially it will break down what? Carbohydrates, और उनको रेस्पायर करेगा और रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कार्ब्स खत्म हो जाएंगे तो लिपिड्स को रेस्पायर करना शुरू हो जाएगा, लिपिड्स खत्म हो जाएंगे तो प्रोटीन्स के ऊपर शुरू हो जाएगा। दैट्स हाउ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग। जब भी तुमने सुना होगा शायद कीटो डाइट के बारे में ना, तो कीटो डाइट क्या होती है? यू टेक अ वेरी फैट रिच डाइट, ठीक है ना, एंड यू कट डाउन कार्ब्स कंप्लीटली, आप कार्ब्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं, तो बॉडी को फिर ख्याल नजर आता है सिर्फ फैट्स ही नजर आते हैं, तो वो फैट्स का रैपिड ब्रेक डाउन करती है। कीटो कैन हेल्प यू रिड्यूस massively reduce your weight massively, because याद रखो exercise is not the key factor in losing weight. Like the key factor in losing weight is 70% of the weight loss is based on the dietary changes that you do, not based on how much physical activity you do. तो keto diet is that 70%, like जो अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम keto diet करें रैपिड वेट लॉस हो, बट कीटो का मसला होता है रीबाउंड भी उतना बुरा होता है, जब आप छोड़ देते हैं ना उसके बाद रीबाउंड भी बहुत गंदा होता है। लाइक सो नॉर्मली जब कीटो डाइट पर आप जाते हैं तो अक्लमंदी ये होती है कि लाइक आप थोड़ा सा बैलेंस रखें अपनी डाइट के अंदर, बिकॉज कीटो डाइट इज़ अ वेरी फैट रिच डाइट। ऑयल्स लेते हैं ये लोग, बहुत बड़ी चीज़ें लेते हैं, बटर बहुत खाते हैं या चीज़ बहुत खाते हैं, क्या होता है इनका पूरा प्लान होता है एंड दे ट्यून देयर बॉडी कि भाई कि वो कार्ब से कहाँ शिफ्ट हो जाए? लिपिड्स पे शिफ्ट हो जाए। एंड लिपिड्स जब बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, आप जब मोटे होते हैं तो लिपिड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है ना, तो उनका जब रैपिड ब्रेक डाउन होता है यू लूज योर वेट मैसिवली। अभी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, तुमने इसमें एएस में क्या पढ़ना है? एएस में तुम लोगों से पूछा जाएगा कि इमेजिन करो अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रेस्पायर करूं वर्सेस मैं 1 ग्राम लिपिड रेस्पायर करूं वर्सेस मैं 1 ग्राम प्रोटीन रेस्पायर करूं, ठीक है ना। इफ आई वाज टू टेक इक्वल मासेस ऑफ दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स and pass them through the process of aerobic respiration, how much energy will each of them release? ये आपको कोर्स के लिए पता होना चाहिए। जो कार्ब्स होते हैं ना, like they release around 15.8 kilojoules of energy. How much? 15.8 kilojoules of energy, and I can write per gram because ऐसी बात है मैं 1 ग्राम के लिए कर रहा हूँ ना। लाइक जो लिपिड्स होते हैं they release roughly 38.4 kilojoules of energy per gram, और जो प्रोटीन्स होते हैं they roughly release approximately 17 kilojoules per gram.
यू कैन सी दैट जो ये वाली वैल्यूज है ना कार्ब्स और प्रोटीन्स की, ये वैल्यू बहुत करीब करीब है, इतना डिफरेंस नहीं है। बट जो लिपिड्स की वैल्यू है ना, कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लाइक सो योर कोर्स वांट्स यू टू नो why that is the case, why lipids release large amounts of energy when compared with carbohydrates or proteins। ये values जो हैं वो actually AS में तुमसे डायरेक्टली पूछी नहीं जाती हैं, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए लिपिड्स की बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन और कार्ब की ऑलमोस्ट बराबर है। वैल्यूज तुमसे A2 में पूछी जाती हैं, और इन वैल्यूज के पीछे जो रैशनल होता है ना कि क्यों लिपिड की बहुत ज़्यादा आती है, लाइक उसका भी आधा आंसर तुम AS में पढ़ते हो, आधा आंसर तुम कहाँ पढ़ते हो, A2 में पढ़ते हो। AS में आपको बहुत सिंपल चीज़ पता होना चाहिए, वही होती है। पहले तो मैं बताता हूँ इनको बोलते क्या है, जो आपको नजर आ रहे हैं ना नंबर सारे, इनको हम older text में इनको हम बोलते हैं calorific values, like, and now newer textbooks basically rather than using the term calorific value they use the term energy values। what do they use? Energy values or energy density। सही है, तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, energy values और energy density। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई इसकी एनर्जी वैल्यू एनर्जी डेंसिटी क्यों सबसे ज्यादा है, लाइक तो उसका बहुत सिंपल रीजन ये होता है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, अगर तुम्हें लिपिड का स्ट्रक्चर याद हो वर्सेस जो तुमने भी पॉलीसैकेराइड्स किए थे उसमें जो स्ट्रक्चर था, इफ यू वर टू लाइक लुक एट द स्ट्रक्चर्स ना, तो तुम्हें नजर आएगा लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। क्या बहुत कम होता है? ऑक्सीजन बहुत कम होता है। और कार्ब्स और प्रोटीन के अंदर ऑक्सीजन अच्छा खासा होता है। कार्ब्स में तो तुम्हें याद होगा, तुम देख चुके हो, लाइक बहुत सारे OH ग्रुप्स थे। लाइक lipids have a large number of CH bonds. What do they have? A large number of CH. Therefore, they have a much higher proportion of carbon and hydrogen. Oxygen बहुत कम होता है लिपिड के अंदर, बहुत ज़्यादा इनके पास क्या होते हैं, CH bonds होते हैं। और CH bonds जो होते हैं ना, ये एनर्जी रिच bonds होते हैं, इनके अंदर एनर्जी लॉक्ड होती है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो ये एनर्जी अनलॉक हो जाती है, और इस एनर्जी को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि सेल उसको यूज कर सके फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। तो पर्पस व्हाई लिपिड्स हैव अ much higher energy value, because they have a greater number of what, CH bond। what do they have? Greater number of CH bond। और ये आप आराम से रिलेट कर सकते हैं ओ लेवल में, जब आप एएस केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो उसमें आप ये नहीं पढ़ते थे एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। जो हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, एल्केन्स होता है ना, वो ऑक्टेन होता है वो बेसिकली, जब भी तो उसको हाई ऑक्टेन बोलते हैं। इट्स लाइक 8 कार्बन, अगर बार लिक्विड फॉर्म में होता है वो। तो जो ये जो एल्केन्स होते हैं उनमें इतनी एनर्जी क्यों होती है, व्हाई इज इट एबल टू रन ऑटोमोबाइल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज एल्केन्स में बहुत सारे क्या होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली वही टाइप के CH बॉन्ड्स आपके पास लिपिड में भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन में भी होते हैं, कार्ब में भी होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते जितने किसमें होते हैं, लिपिड्स में होते हैं। तो बिकॉज ऑफ greater number of CH bonds, lipids have what, a much higher energy value as compared to carbs और proteins। दूसरी चीज जो तुम लिखोगे उसकी एक्सप्लेनेशन तुम A2 में पढ़ोगे, और मैं चाहता हूँ अभी कम से कम ये पॉइंट जरूर याद रख लो कि जो आपके पास लिपिड्स होते हैं ना, चूंकि उसमें CH bonds बहुत ज्यादा है ना, लाइक तो हम बोल सकते हैं that they also have a greater number of hydrogen atoms per gram of the lipid। what do they have? Greater number of hydrogen atoms। अब हाइड्रोजन एटम ज्यादा होने का एनर्जी से क्या लिंक है, ये तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे इन योर A2s, जब पहला चैप्टर तुम करोगे रेस्पिरेशन का। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस एज अ पॉइंट कि आपके पास लिपिड्स में चूंकि CH बॉन्ड ज्यादा होता है ना, लाइक उसकी वजह से ओवरऑल लिपिड के पास बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं पर ग्राम ऑफ द क्या नाम है, सबस्ट्रेट। और हाइड्रोजन एटम्स होने का फायदा होता है बिकॉज जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे इवेंचुअली उतनी ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन में बाद में एनर्जी भी रिलीज होती है। क्यों ऐसा होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है रेस्पिरेशन। पहला चैप्टर तुम A2 में पढ़ोगे रेस्पिरेशन को, उसमें तुम आराम से समझ में आ जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन से ज्यादा ATP इवेंचुअली क्यों रिलीज हो रहा होता है। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दीस 2 पॉइंटर्स। इफ आई वाज टू आस्क इन योर एग्जाम व्हाई लिपिड्स हैव अ मच हाई एनर्जी वैल्यू, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बिकॉज दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, और दूसरा क्या होगा, एंड हेंस दे हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट। हाइड्रोजन एटम ज्यादा होने की वजह से दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक तो ये होता है ना कि आप एनर्जी ज्यादा बढ़ो, उसके अलावा दो कॉन्सिक्वेंस जो तुम समझ सकते हो अभी, और वो ये होते हैं कि जब हाइड्रोजन ज्यादा होगी ना, लाइक यार मतलब मैं अगर मैं तुमसे वैसे ही पूछूं, लाइक थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन में जब आपने कार्बोहाइड्रेट की तो पढ़ी है ना, ग्लूकोज की, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट यू स्टडीड इन योर लेवल। प्रोडक्ट्स क्या बनती थी रेस्पिरेशन की, वो जो इक्वेशन पढ़ते थे तुम, उसमें प्रोडक्ट्स क्या होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जो स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन होता है ना, जो भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। तो कॉमन सेंस है कि जब लिपिड्स के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना पर ग्राम, तो ऑटोमेटिकली लिपिड्स जब रेस्पायर होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करेंगे ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सके, और ज्यादा फिर इवेंचुअली
वाटर भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर। सो अगर मैं 1 ग्राम ऑफ लिपिड लूँ ना, और 1 ग्राम ऑफ कार्ब लूँ, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लूँ, और मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा और कौन सा सबसे ज्यादा पानी बनाएगा, तो उसका आंसर भी क्या होता है? लिपिड्स होते हैं। Because of having more CH bonds, they have more hydrogen atoms per gram of the substrate, and hence they will require more oxygen per gram and end up also producing what? More water per gram of the respiratory substrate. तो ये दो consequences याद रखना of having more hydrogen atoms per gram of what? Per gram of the क्या नाम है? Lipid. So lipids release large amounts of energy on what? On respiration. On respiration, the amount of energy released is more than twice the amount of energy released when similar masses of proteins or carbohydrate undergo respiration. तुम देख सकते हो ना पीछे जो वैल्यूज लिखी थी, प्रोटीन की 17 थी, डबल कर लो 34, और लिपिड कार्ब्स की 15.8 थी, डबल कर लो 31.6 बन जाएगा। इन दो डबल से भी ज्यादा है लाइक लिपिड्स की, अप्रोक्सीमेटली व्हाट 38.4 to 39.4 kilojoules per gram. The amount of energy released per gram of a respiratory substrate is known as its calorific value, or like energy density. The calorific values of lipids, carbs and proteins are given below. अच्छा तुमसे AS में ना they will not ask you to state the value. देख ये तुमसे A2 में पूछा जाता है कि ये वैल्यू स्टेट करो, याद करने बेशक कर लो लाइक, बट लाइक AS के अंदर डायरेक्टली वैल्यू कोड करने को नहीं बोलेंगे, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाती है कि भाई लिपिड्स की ज्यादा क्यों होती है एनर्जी वैल्यू एज कम्पेयर टू व्हाट? एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स और व्हाट? और कार्बोहाइड्रेट। और याद रखो इट्स मोर देन ट्वाइस, तो ऐसा नहीं है कोई 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है लाइक। lipids have a much higher energy value as compared to what? As compared to क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। अब आप रीजन क्या लिखेंगे? मैंने वही दो रीजन यहाँ पे लिख दिए हैं। नंबर 1, lipids have what? They have a greater number of CH bonds, एक ये चीज लिखोगी, and hence what? They have a greater number of hydrogen atoms per gram of the respiratory, so per gram of the lipid. प्लीज रिमेंबर, पहला वाला पॉइंट आप आराम से जान सकते हैं कि CH बॉन्ड ज्यादा है तो एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं ना, तो एनर्जी जब आप रेस्पिरेशन होती है तो ये एनर्जी जो लॉक्ड होती है वो अनलॉक हो जाती है और एटीपी के फॉर्म में आ जाती है। हाइड्रोजन एटम्स होने का ज्यादा क्या फायदा होता है? हाउ इज दैट लिंक टू एनर्जी? ये तुम A2 में करोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जो हाइड्रोजन एटम ज्यादा होने के कॉन्सिक्वेंसेस तुम अभी याद कर सकते हो वो क्या है कि एक तो नंबर 1, चूंकि ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं बिकॉज सी ज्यादा होते हैं, तो आपके पास ज्यादा क्या यूज होती है? ऑक्सीजन यूज होती है, और ज्यादा क्या बनता है? वाटर भी बनता है जब आपकी रेस्पिरेशन होती है। सो सिंस लिपिड्स हैव व्हाट? दे हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर ग्राम, they also use greater amounts of oxygen for respiration, and they also end up producing larger amounts of water. Example of a lipid undergoing respiration. अच्छा यार देखिए यार, तुमने जो लिपिड्स पढ़े हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड पढ़े हैं ना यार। इमेजिन करो एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में पकड़ता हूँ और उसमें फैटी एसिड्स का लेट्स से एक का 10 था फैटी एसिड में, एक में 10 कार्बन थे, एक में 12 थे, एक में 12 थे, तीसरे वाले में भी 12 थे, तो ये टोटल जो कार्बन बन जाते हैं ना वो अच्छे खासे बन जाते हैं ना, लाइक अनलाइक ग्लूकोज जिसमें सिर्फ C6 था, एक जो ट्राइग्लिसराइड होगा उसमें आपके पास 30 टोटल मिला के 30, 40, 50, 90 तक भी कार्बन आइटम, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं कार्बन आइटम। सो ऑब्वियसली लाइक आपके पास कोई ना कोई मेजर होना चाहिए जिससे आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकें फॉर रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स, बिकॉज रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन होती है। पहले मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि वो जनरल इक्वेशन तुम किस तरह यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल ये हैव अ लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C18H34 and O2। क्या है? C18H34 and O2। अभी देखिए यार, it has used 25.5 moles of oxygen। ये आप वैल्यू जो है 25.5, ये आप आराम से एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, आपको कोई रैंडमली नहीं करना। मैं यहाँ इतने ऑक्सीजन मान लिख लूँ, उतने ऑक्सीजन मान लिख लूँ, मैं बताता हूँ आप किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए यार, इफ आई वाज टू यूज दिस एज CXHYNOZ, तो मुझे बताओ यहाँ x, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है? 18, दैट इज व्हाट 18। y की वैल्यू क्या है? 34। z की वैल्यू क्या है? 2। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन लिखूँ ना, x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस z अपॉन 2 माइनस वॉट? z अपॉन 2। प्लग इन द वैल्यूज, x के 18 प्लस 34 अपॉन 4 करोगे तो 8.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। तो 18 प्लस 8.5 कितना हो गया? 26.5। फिर माइनस करना है तुमने z अपॉन 2, z के 2, तो आप 2 अपॉन 2 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, तो 26.5 माइनस 1 करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? 25.5 आ जाएगी। तो डायरेक्टली प्लग इन करें, आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आ जाएगा। CO2 कितना बनेगा? वो बहुत सिंपल होता है। CO2 जो बनता है दैट इज इक्वल टू XCO2। व्हाट इज इट इक्वल टू? XCO2। तो X कितना थे? 18 CO2 हो गया, प्लस
H2O कितना बनेगा, y/2H2O। क्या बनता है, y/2H2O। तो y यहाँ पे क्या है 34, 34/2 करें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 17H2 आ जाएगा। तो ये नीचे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि कभी भी तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो ना जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों होते हैं और मैं पूछूं भाई कि उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो और लेट्स से तुम्हें इक्वेशन में नजर आए C79 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो please don't panic, like just use this general equation to what to write a balanced equation for the respiration of that compound। आपके लिए आसान हो जाएगा, आप टाइम सेव कर लेंगे like when you're writing the balanced equation in your exam। Now let's see benefits of lipids क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं what are the benefits of lipids in humans for example, what do you think are the benefits? हाँ, so they can serve as energy stores। basically इसकी right term क्या होती है लिखने की, they serve as perfect energy stores। why are they very good energy stores? because for each gram of the lipid that you store in the body it has a much higher what energy value। पर ग्राम जो वैल्यू होती है ना लाइक वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जाहिर सी बात है आपकी बॉडी सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेस में स्टोर कर सकती है यार। इसमें मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह ताला थोड़ा सा अनफेयर थे कि लिपिड आपकी बॉडी जो है ना उस वक्त तक स्टोर करती रहेगी एक्सेस, उस वक्त तक स्टोर करती रहेगी जब तक आप मर ना जाए। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट एक्सेस स्टोर नहीं हो सकते, लिवर के अंदर लिमिटेड रिजर्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। उसके बियॉन्ड जो भी ज़्यादा शुगर होता है ना लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स तो बॉडी वैसी नहीं एक्सेस स्टोर करती, जो भी एक्सेस प्रोटीन होगा टूटेगा अमीनो एसिड बनेगा, फिर उस अमीनो एसिड को तोड़ फोड़ के जो है वो यूरिया बना दिया जाएगा लाइक उसके अमाइन ग्रुप निकाल के, और फिर यूरिया को यूरिन में निकाल दिया जाएगा लाइक। दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इन अनलिमिटेड अमाउंट्स इन योर बॉडी टिल यू डाई। मर जाएंगे आप, समझ में आगे लाइए। अगर इमेजिन करो अगर ऐसा नहीं होता, इमेजिन करो आप अगर ऐसा नहीं होता, लिपिड भी बॉडी में लिमिटेड स्टोर होते हैं तो कोई मोटा ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो ये अगर नहीं होता ना बीमारियां नहीं होती यार। मोटापे की कितनी बीमारियां आपको पता है, लाइक बीमारियां नहीं होती। लेकिन मैं सोचता हूँ रैशनल ये होगा कि भाई अगर बीमारी नहीं होगी तो आप तो खाते जाओगे, आप रोकोगे ही नहीं यार। ये भी एक है यार, मतलब कि ना आपको आप होला हाथ रख दो कि बस भाई बहुत हो गया मैकडॉनल्ड KFC, आपका टाइम आ गया पूरा, आपने अपनी पूरी जिंदगी का 10 साल में खा लिया पूरा, ठीक है ना लाइक बस चलो अब आपके उड़ने का टाइम आ गया सही ना। तो प्लीज रिमेंबर दैट बॉडी कैन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लिपिड्स, इट कांट स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट कांट स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ व्हाट प्रोटीन। सिर्फ लिपिड्स को ना अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड एनर्जी स्टोर्स बिकॉज पर ग्राम बहुत ज्यादा क्या रिलीज करते हैं आप, एनर्जी रिलीज करते हैं। व्हाट एल्स, विच इंसुलेशन है, heat insulation। Okay, so it offers thermal, what do you mean by that? Like मुझ में important है ये thermal insulation, सब में important है from losing heat। अच्छा तुम लोगों ने जब वो किया था याद है तुम लोग इस जमाने में, जमाने ओ लेवल में जब वो पढ़ते थे थर्मो रेगुलेशन, वहाँ कहाँ पढ़ा है कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए लिपिड चाहिए, क्या पढ़ा है? हाँ कि फैट हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है? काश ऐसा होता यार, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक से मेरी फैट कंट्रोल हो रही होती जिस दिन ज्यादा हो जाती चलो भाई ब्रिंग इट डाउन जिस दिन कम हो जाती चलो भाई 10 किलो बढ़ गया, सुबह उठे 10 किलो बढ़ गया यार थर्मल इंसुलेशन बिल्कुल होता है बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन एडल्ट्स, इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट इन एडल्ट्स। हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमस डेवलप्ड होता है यार, वो आराम से बहुत सारी 100 चीज़ें और हैं वो कर लेता है। लाइक इनफैक्ट मैं तो आपको बताता हूँ भाई लिपिड ज़्यादा होने का नुकसान भी हो सकता है। मैं ब्लड वेसल डायलेट हुई, कितनी डायलेट होंगी यार, इतनी चर्बी जमी हुई है बाहर नहीं जा रही अंदर से ही आप गर्म होते जा रहे हो, गर्म होते जा रहे हो लाइक। सो बेसिकली थर्मल इंसुलेशन कब बेनिफिट होता है, बिल्कुल होता है ये लिपिड का बेनिफिट इन न्यू बॉर्न्स। इन व्हाट, इन न्यू बॉर्न। जब आप पैदा होते हैं ना 0 मीटर जब आप होते हैं, लाइक 0 मीटर तो नहीं 9 मंथ्स हो गया आपको, जब आप पैदा होते हैं ना तो वो तुमने पढ़ा वो जो चीप एक्सपेरिमेंट तुम करते हो पोटैटो स्ट्रिप, लंबी वाली पोटैटो स्ट्रिप, उसको काट दे टुकड़ों में तो क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। तो छोटे बच्चे का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, हीट लॉस बहुत रैपिड होता है एंड एंजाइम एक्टिविटी स्लो कर सकती है। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। तो ये जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना इनके ऑर्गन्स के अराउंड फैट होती है लाइक, और वो फैट जो होती है वो बॉडी के हीट को क्या करती है, कंजर्व करती है। थर्मल इंसुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिपिड स्पेशली इन व्हाट, इन द न्यूबॉर्न्स, इन व्हाट, इन द न्यूबॉर्न्स। एडल्ट लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता लिपिड्स का फॉर थर्मल इंसुलेशन जितना कब होता है, जब आप बिल्कुल अपने
वो न्यूबॉर्न स्टेज पे होते हैं, ठीक है। कोई और इंसुलेशन है जो लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं? सॉरी, हम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट्स में होता है। यस, यू कैन राइट। प्लांट्स के अंदर जो है दे कट डाउन ट्रांसपिरेशन लॉसेस। जो वैक्सी क्यूटिकल होती है वो बेसिकली वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होती है ना यार। तो वैक्सी क्यूटिकल के का पर्पस क्या होता है? टू कट डाउन द वाटर वेपर लॉस थ्रू द सर्फेस ऑफ द लीफ। बिल्कुल वो होता है, बट हमें नहीं, हमें कोई और इंसुलेशन होती है लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप में और मुझ में थर्मल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रोल है, वो वाली इंसुलेशन है। कम ऑन, कम ऑन। जो ऑनलाइन बैठे हैं उनके साथ जो फरिश्ते बैठे हैं वो आंसर करें प्लीज। तुम्हें पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता ही है, और इफ यू नो इट। माइलिन शीट नहीं सुना आपने? माइलिन शीट सुना है ना? तो माइलिन इज अ लिपिड यार, माइलिन इज अ फॉर्म ऑफ लिपिड। तो जो माइलिन शीट होती है दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का फायदा क्या होता है? जिस तरह यहाँ पे जो आपकी बिजली की तारें होती हैं उसमें पीवीसी पाइप लगा होता है ना, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉसेज, बिल्कुल उस तरह जब आपकी न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेके जाती है ना, तो आयॉन्स ट्रैवल करते हैं। क्या ट्रैवल करते हैं? आयॉन्स, एंड दैट इज व्हाट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज। तो ये आयॉन्स अक्सर लीक कर जाते हैं। ये जो माइलिन शीट होती है वो उनकी लीकेज को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ताकि रैपिड ट्रांसमिशन क्या हो? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की हो। इसकी रैपिड ट्रांसमिशन हो, तो ये तुमने पढ़ा है ना, लाइक माइलिन शीट इज यूज्ड टू स्पीड अप द ट्रांसमिशन। अभी पढ़ते हो वो लेवल में नहीं होता, होता है ना लाइक। तो माइलिन जो होता है वो बेसिकली लिपिड होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ lipid. So we can say that lipids also provide what? They also provide electrical insulation. They also provide what? Electrical insulation. एक और पर्पस ह्यूमंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिपिड्स का, और ये भी तुम्हें पता है, एंड दैट इज इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। लाइक इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, प्लीज रिमेंबर दैट हम जब बॉडी जो हार्मोन्स बनाती है वो दो किस्म के होते हैं, एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड बेस्ड होते हैं ना, या लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। लाइक तो प्लीज रिमेंबर दैट our body also produces lipid based hormones। और जो लास्ट मैंने यहाँ लिखा है, लास्ट जो पर्पस लिखा है, लाइक वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये नॉर्मली बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनमें इंपॉर्टेंट होता है। लिपिड्स जब बर्न करते हैं ना, जब रेस्पायर करते हैं आप लिपिड्स को, बहुत ज़्यादा पानी बनता है। क्या बनता है? बहुत ज़्यादा पानी। अक्सर जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो ड्राई हैबिटेट्स में सर्वाइव कर रहे होते हैं, छोटे, ऊँट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी ड्राई बोलते हैं तुम्हारे जहन में ऊँट आ जाता है, लाइक ऊँट की बात नहीं कर रहा। छोटे ऑर्गेनिजम्स दैट आर सर्वाइविंग इन व्हाट? इन ड्राई हैबिटेट्स। ये ऑर्गेन्स जो अपने लिपिड बर्न करते हैं ना, इंस्पायर करते हैं, तो ये इतना पानी बना देते हैं कि इनको बाहर से पानी लेने की ज़रूरत की कमी हो जाती है। इतना ज़रूरी नहीं होता कि ये बाहर से पानी लें। जो पानी लिपिड्स की बर्न करने से बनता है ना, उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं फॉर डिफरेंट हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस या एज अ सॉल्वेंट इनसाइड द बॉडी, लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इस फिनोमेना को ना हम बोलते हैं कि लिपिड सर्व एज अ मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर। व्हाट डू दे सर्व एज? अ मेटाबॉलिक। मैं इसका मतलब तुम्हें सुनाता हूँ। मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है? कि लिपिड्स एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू पानी बनाते हैं, और वो पानी फिर ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड फॉर द डिफरेंट रिएक्शन। सो लिपिड्स कैन सर्व एज व्हाट? दे कैन सर्व एज अ मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ water. They can serve as a metabolic source of वाटर। तो ये इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, भाई ये जो 6 यहाँ पे रीजन मैंने दिए ना, 6 आपको जो बेनिफिट्स दिए हैं, यही 6 मैंने आगे भी लिखे हैं। लाइक एटलीस्ट जब एग्जाम में पूछे भाई जनरली क्या बेनिफिट्स होते हैं लिपिड्स के, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ना, दैट दीज आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ लिपिड्स। तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस लिस्ट। देयर इज नो नीड टू लाइक लर्न 10 यूजेस ऑफ लिपिड्स, और आपको याद नहीं आ रहे हैं। थोड़े से यूजेस याद करें, कम से कम उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकें इन मोर एग्जाम्स एज वेल। तो बेनिफिट्स ऑफ लिपिड्स में क्या क्या आते हैं? एनर्जी स्टोरेज, बिकॉज इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स वाटर इनसॉल्युबल। याद रखो, जब भी कोई स्टोर होगा ना, स्टोरेज होगा, वो ग्लाइकोजन हो, स्टार्च हो, लिपिड हो, कोई भी हो, तो उसका इनसॉल्युबल होना जरूरी होता है, वरना वो उसको आप यूज नहीं कर सकते फॉरवर्ड फॉर स्टोरेज, वरना वो पानी में डिसॉल्व कर जाएगा ना। लाइक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में क्या होता है? इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरॉन्स एंड इट्स यूज्ड टू मेक माइलिन। थर्मल इंसुलेशन में रिमेंबर दैट लिपिड्स बहुत पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, एंड दे आर जनरली यूज्ड very useful in क्या नाम है, conserving body heat, especially in what? In the न्यूरॉन्स। हार्मोन्स में जस्ट रिमेंबर स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए लिपिड्स चाहिए होते हैं आपको। लाइक एंड एग्जांपल्स ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स इंक्लूड व्हाट? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। वाटर प्रूफिंग में याद रखो कि जो आपके पास होती है ना प्लांट में, उसके पास एक क्यूटिकल होती है जो कि वैक्सी होती है।
And remember I told you waxes are a type of, or they are type of lipid. तो ये जो क्यूटिकल होती है दो पर्पसेस सर्व कर रही होती है, जिससे ये ट्रांसपिरेशन कम करती है. एक तो ये कि वाटर वेपर्स को, थिक क्यूटिकल जब होती है तो वाटर वेपर्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. दूसरा ये कि जो क्यूटिकल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है ना, लाइक वैक्सी ले रहा है तो ये पानी को इतना इजीली एस्केप नहीं करने देता. लाइक एंड वेपर्स आल्सो सर्व एज अ मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर. इसका मतलब क्या है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर ऑन रेस्पिरेशन, एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड बाय वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ओन डिफरेंट purposes, such as water being used as a solvent या water being used for hydrolytic reactions. ठीक है, so we'll stop here and we'll continue from here in the